एक शेर है, मेरे दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती हैं। लेकिन हवाओं का रुख हमेशा हक में नहीं होता, उसे लाना पड़ता है। सफलताएं खुद चलकर नहीं आती हैं, उन्हें चलाना पड़ता है। और चलते चलते में हम यूपी के उन ब्यूरोक्रेट्स को समझ रहे हैं जिन्होंने यूपी की तरक्की का ताना बाना बुना है। आज हम जिस शख्सियत के पास पहुँचे हैं उनको यूपी के ब्यूरोक्रेसी का अजात शत्रु कहना गलत नहीं होगा। 33 साल से सेवा में है, नाम है अवनीश। हर सरकार के साथ काम किया है, कई ऐसी सरकार है जिनके लिए संकट मोचन का काम कर चुके हैं। सर, ऐसा कोई विभाग बचा है जिसने अपने काम न किया हो? देखिए, 1987 में मैंने सर्विस ज्वाइन की थी और प्रयागराज यानी तत्समय का इलाहाबाद मैंने वहाँ पर एसडीएमशिप की। मैं उसके बाद मैनपुरी गया और फिर उत्तराखंड में अब जो रानीखेत है वहाँ काम किया। जौनपुर मैंने काम किया और जौनपुर काम करने के बाद मैं प्रदेश के वित्त विभाग में 2 साल रहा, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। और उसके बाद जब वित्त विभाग से 2 साल पूरे हो गए तो 7 जनपदों में मुझे जिलाधिकारी की तैनाती मिली। ललितपुर, आजमगढ़, बदायूं, गोरखपुर, ये अयोध्या यानी पहले का फैज़ाबाद, वाराणसी और फिर मेरठ लगभग 3.25 साल, और फिर अंत लास्ट में गोरखपुर जाने का अवसर मिला। तो लगभग 8.5-9 साल में जिलों में रहा और 7 जनपदों में रहा। तो निश्चय ही पूर्वांचल के जो 4 गढ़ हैं, आजमगढ़, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर, 4 गढ़ों में जिलाधिकारी के रूप में काम करने का अवसर मिला। मेरठ में 3.25 साल काम करने का अवसर मिला, जो पश्चिम का गढ़ है। तो निश्चय ही मुझे एक सौभाग्य था कि मैं जगह जगह जाकर मुझे काम करने से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला उसका मुझे बहुत लाभ मिला। और मेरठ से ही फिर जो है पहली पश्चिमांचल जो विद्युत वितरण निगम है उसका पहला एमडी मैं बना और बिजली विभाग में लगभग 6 से 7 साल रहा। तो बिजली विभाग में जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हर तरफ मैंने काम किया। तो वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यकाल था। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पावर सेक्टर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने का जो मुझे एक्सपीरियंस था, वो मुझे लॉन्ग स्टैंडिंग जो है एक्सपीरियंस दे गया। मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए एक डबल बेनिफिट मिला कि एक्सपीरियंस भी मिला और मेरा बैकग्राउंड भी था। आप एक आईएएस के तौर पे तो अब रिटायर हो चुके हैं जी। सीएम योगी के सलाहकार हैं जी। हर बार आपका एक्सटेंशन हो जाता है, कुछ तो खास होगा कि सीएम योगी आपको रिटायर होने नहीं दे रहे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो है हम लोग 2017 में जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पर आए तब से कार्य जो है हम लोग ने उनके साथ किया है। और 2017 से जो आमूलचूल परिवर्तन हमारे प्रदेश में, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, रहने वाला कानपुर का ही हूँ, बिल्कुल। तो जो मुझे इस बात से बहुत खुशी है, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के रूप में, एक सिटीजन के रूप में, कि जो उत्तर प्रदेश को उन्होंने दिया है वो अभूतपूर्व है, सोचा भी नहीं जा सकता। और पहली बार जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज लोग उत्तर प्रदेश के लिए देश में नहीं पूरी दुनिया में देख रहे हैं। सिंगापुर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जापान गए थे, वहाँ लोग उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहे हैं। तो जब देश विदेश में तारीफ होती है हमारे प्रदेश की, तो निश्चय ही बहुत अच्छा एक जो है भाव महसूस होता है। 2017 का आपने जिक्र किया, जी। 2017 से लेकर 26 में ऐसा क्या बदला है कि जो स्टेट जिसको बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था आज उम्मीदों का राज्य बन गया है? देखिए, बदला तो बहुत कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी एक वन विभाग के कार्यक्रम से वन समागम हुआ है और 17 प्रदेशों के अधिकारियों के साथ पूरा 1 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप वन विभाग को ही देखें, ये पेड़ देखें और सब चीज़ें देखें, तो हमारे प्रदेश में अगर हर विभाग को देखा जाए तो क्या मजबूती से काम हुआ है। वन विभाग में जब पहली बार नर्सरी लगाकर पेड़ लगाने की बात आई, 5 करोड़ पेड़ नहीं मिल पाए। आज जो है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी घोषित कराए आए हैं कि 35-37 करोड़ पेड़ लगेंगे इस बार और 50 करोड़ की नर्सरी तैयार है। बिल्कुल। ये जो विभाग में 5 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचने की जो क्षमता है, ये 10 टाइम्स है। छोटे बड़े विभाग अब इस कोशिश में है कि अच्छा से अच्छा करें।
हर माननीय मंत्रीगण अपना प्रयास कर रहे हैं कि उनका विभाग आगे बढ़े, हर विभाग के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं अच्छा बढ़े, उनको सबको प्रोत्साहन मिल रहा है और मूलतः धन की कमी नहीं है, क्योंकि बजट हमारे पास इतना है कि उस बजट को खर्च करने के लिए भी पूरी मेहनत करनी पड़ती है। 9 सालों से ना सिर्फ आप योगी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, ना करीब से देख रहे हैं, बल्कि उसका हिस्सा भी है। जी। कौन से ऐसे काम है जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं? 9 ऐसे काम अगर आप देखिए 9 ऐसे काम अगर हम कहें जो डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, तो पहला तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो टूरिज्म और जो धर्मार्थ में काम हुआ है, चाहे वो अयोध्या में दीपोत्सव हो, अयोध्या में दीपोत्सव और अयोध्या का इतना व्यापक विकास, और अब तो राम मंदिर भी बन गया है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उद्घाटन किया और अभी कल परसों में जो है राष्ट्रपति जी होकर आई हैं। तो ये जो अयोध्या है, काशी में मैं कलेक्टर रहा हूँ, तो वहाँ जो है काशी धाम और काशी का इतना विकास जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खुद का संसदीय क्षेत्र है, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुंभ में जो परिणति जिसकी होती है, 19 का कुंभ हो या 25 का कुंभ हो, ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। दूसरा जो डे 1 से मुख्यमंत्री जी ने टेकअप किया, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था, इसमें जो है मैं कह सकता हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम और रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ जो है पूरे विश्व में हर डेमोक्रेसी का बेस है। रूल ऑफ लॉ एंड जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी, इसको उन्होंने साकार रूप दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे, लेकिन एक्चुअली सुधारने में जो है बहुत एक तो चैलेंजेस भी हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को और पूरे गृह विभाग को पहली बात उस चैलेंज को मीट करने के लिए जो उनकी संख्या है पुलिस की, उसको करीब 1.5 गुना बढ़वा दिया। जो उसका बजट है कई गुना बढ़ गया। जो उसका जो है टेक्नोलॉजी का पार्ट है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई। और जो उसका प्रोसिक्यूशन का पार्ट है, यानी 100 मुकदमे के बाद भी अगर माफिया प्रोसिक्यूट नहीं हो रहा है और उसका कन्विक्शन नहीं हो रहा है, तो इस पर सब ध्यान देकर एक ऐसा प्रदेश बनाया है जहां हम कह सकते हैं कि ये जो है बहुत खूबसूरती से लागू किया गया। आप अपने कार्यकाल में कई सरकारों के साथ काम कर चुके हैं। मैं नाम लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट को समझने के लिए सवाल कर रहा हूँ। क्या हर सरकार का चाल, चेहरा, चरित्र अलग होता है? देखिए, हम पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और मेरी ये मानना है कि हर सरकारों में हम लोग ने काम किया है। हर सरकार की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और उन प्रायोरिटीज़ में अगर मेहनत करें तो अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल। हम लोगों ने पावर सेक्टर में अलग अलग सरकारों में काम किया, अच्छा काम हुआ है। हम लोगों ने टूरिज्म और कल्चर में काम किया, अच्छा काम हुआ है। हायर एजुकेशन में काम किया, अच्छा काम। मैं अपनी बात केवल बता रहा हूँ। तो ब्यूरोक्रेट के ऊपर है कि सरकार की प्रायोरिटीज़ को देखते हुए कैसे मजबूती से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। इसमें हमारी कमी है कि हम कितना कर सकते हैं आगे बढ़ेगा। आपके बारे में कहा जाता है कि अवनीश अवस्थी जी फाइलों को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट अच्छी नहीं चाहिए, ज़मीनी हकीकत चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी के लिए क्या ज़रूरी होता है? मैं कई बार अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ और मेरा मानना है, चूँकि मैं IIT का हूँ तो हम लोग भी पढ़ने लिखने में अच्छे रहे हैं। 2 चीज़ें होती हैं एक ब्यूरोक्रेट के लिए और रादर एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए। एक, फाइल की पकड़ होनी चाहिए, यानी आपकी द्वारा फाइल पूरी पढ़ी होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि फाइल पर कौन सा निर्णय कैसे होगा, फाइल के निर्णय को कैसे मौके पर लागू करेंगे। तो पहली चीज तो फाइल की पकड़ हो और फिर मौके की भी पकड़ हो, यानी आपको अपने कार्यालय से बाहर निकलकर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जाकर देखिए तो मौके पर आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या करना है। और अगर मौका देखेंगे, फाइल भी पकड़ के रखेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। अच्छा, और इसमें मैं बता दूं, बिल्कुल कई लोग केवल फाइल में ही उलझ जाते हैं, मौका ही नहीं देखते, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है सही दिशा में नहीं जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं जो मौका तो देख आते हैं, फाइल की पकड़ नहीं है, यानी जो समझ है वो फाइल पे उतार नहीं पाते हैं, डिले हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी को रिजल्ट ओरिएंटेड होने के बेसिक्स क्या होते हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को रिजल्ट होने के लिए बेसिक्स तो पहली बात तो ये हो कि ऑनेस्टी हो। बिल्कुल।
दूसरी बात मेहनत हो, यानी हार्ड वर्क हो, और फिर तीसरी बात बुद्धिमत्ता भी हो, इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है। और दो चीज़ मैं ऑलवेज कहता था कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और आप जो है हार्ड वर्क भी करना चाह रहे हैं, तो एक लोगों को जोड़ने की भी एक क्षमता होनी चाहिए, यानी कोऑर्डिनेशन हो। यानी अगर चीज़ों को आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो बहुत सारे निर्णय संभव ही नहीं हो पाएंगे। और पांचवा जो चीज़ है, आपकी आंख में होना चाहिए कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो लास्ट बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, उसको कैसे हम सामने ला पाए। अगर हम अंतिम व्यक्ति को आगे ले आएंगे तो हर स्कीम और हर प्रोग्राम अच्छा चलने लगेगा। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में भी है और जनता का भी ये सवाल रहता है कि क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सिर्फ सरकार के कहने पे काम करते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की कोई बात है ब्यूरोक्रेसी में, आपको लगा कि एथिकली ये सही नहीं है तो आपने मना कर दिया, और मना कर दिया तो फिर होता क्या है? ऐसा आप जो कह रहे हैं ऐसा वास्तविक रूप में होता नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स के पास तमाम फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास जो पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं उसको बनाने की आपकी क्षमता पर निर्भर होता है कि सरकार कितनी अच्छी पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी आपका है, उसको मॉनिटर करने का काम भी आपका है, उसको जमीन पर उतार कर कंप्लीट करने का काम भी आपका है, और फिर कंप्लीट हो जाने के बाद सरकार के किसी व्यक्ति द्वारा, मुख्यमंत्री हो, बाकी कोई मिनिस्टर हो, उनसे उद्घाटन कराने का, उसका यूज़ कराने का और उसको मेंटेन कराने का भी काम आप ही का है। तो ब्यूरोक्रेट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है। मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेट्स के पास किसी भी तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो अच्छा काम न कर सके। सही व्यक्ति को सही विभाग देना, क्या है सरकार की सफलता का पैमाना तय करती है? देखिए, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जनरलिस्ट्स हैं, यानी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट हो। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ विभाग जो है किसी को, नए अधिकारी को दे दिया, उसने बहुत अच्छा किया, हालांकि वो पहले कभी उस विभाग में ना रहा हो। तो मेरे ख्याल से ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस विभाग में कोई अधिकारी अगर खुश नहीं है अपने काम से, तो उसको अपनी बात जो है संबंधित को कहना चाहिए, और वो ऐसे विभाग में जाने की अगर प्रयास रखता है तो उस पर विचार करना चाहिए कि वो जहाँ काम करना चाहता है वहाँ करे, बिकॉज किसी से भी रिलक्टेंटली काम कराना संभव नहीं। आपने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की थी। जी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसमें बहुत अहम किरदार रहा है आपका। पढ़ाई काम आई थी वहाँ पे? बिल्कुल। मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं पावर सेक्टर में था अपॉइंटेड। पहली बार जब मैं एमडी बना पश्चिमांचल का, तो कुछ लोग जो है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए ये कहने के लिए कि हम लोग आईएएस ऑफिसर हैं। तो हमने पहली बार अपनी बीटेक की डिग्री निकाल के बताया कि हम इंजीनियर्स भी हैं और इंजीनियरिंग में भी हम लोग बहुत अच्छे हैं। और इनफैक्ट पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया तो मैंने बताया कि इंजीनियरिंग सर्विस में भी हम ऑल इंडिया 1 आए थे। तो वो चीज़ जो है लोगों को जब पता चली तो वो चैप्टर वहाँ क्लोज हुआ, और पहली बार आईएएस ऑफिसर्स बिजली विभाग में आने शुरू हुए। और इसके बाद तो अब तो काफ़ी पद जो है बिजली विभाग के ऑफिसर ही देख रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि जितना अधिकारियों का एफर्ट होता है उतना फिर रिजल्ट आता है। एक आईएएस अधिकारी के तौर पर आपका ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून देता है कि अरे यार ये काम तो बहुत अच्छा किया मैंने अपने करियर में? कोई एक काम? देखिए, काम तो बहुत सारे हैं। संतोष मिला हो जिस काम को करके? देखिए, काम टूरिज्म में जो काम किया, अयोध्या में जो काम किया, वाराणसी में जो काम किया, ये सब क्षेत्रों में जो काम किया, इसका सुकून हम लोगों को मिला। अयोध्या में दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोग ने प्रयास करके उसको शुरू कराया। वो एक वर्ल्ड एंटिटी बन गया है, तो निश्चय ही वो एक सुकून मिला उस कार्य को करने के लिए। एक्सप्रेसवेज में हम लोगों ने उस एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया और उसका उद्घाटन भी कराया। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना टाइम से, वो भी उसका जो है एक उसकी खुशी रहती है। और मुझे इस बात की खुशी और है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे भी शुरू किया गया है वो भी लगभग अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। तो वो जो टीम के सदस्य के रूप में जो काम करने का खुशी होती है वो निश्चित रही। एक सवाल था जो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपसे पूछूं। घर पे एक पद्मश्री अवार्ड विजेता हूँ, सांस्कृतिक माहौल हो, पत्नी भी मशहूर, आईएएस ऑफिसर वाला वो जलवा रहता है घर में? देखिए,
घर का और घर परिवार का अफसरों को ध्यान रखना पड़ता है कि घर पर वो आईएएस अफसर तो नहीं है, घर में वो या तो पिता है या फिर वो जो है पति हैं, और घर में जो है अगर माता पिता हैं तो बेटे के रूप में भी हैं। तो घर पर आदमी को जैसे ही घर के अंदर घुसे तो अपना जो ऑफिशियल वाला जो वो है एस्पेक्ट वो पूरा खत्म करके बिल्कुल ग्राउंडेड रहना चाहिए। और आप गृह विभाग में लंबे समय तक रहे तो होम मिनिस्ट्री की पावर भी समझते होंगे। तो निश्चय ही समझते हैं, लेकिन मालिनी और हमारा तो अब मैं कह सकता हूँ कि हम दोनों लोग जो है अपना कार्य में लगे रहते हैं, और हम लोग ये प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने दोनों और बच्चों को और जो हमारे सन इन लॉ हैं, डॉटर इन लॉ को, और अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, उनको भी यही सिखाएं कि जुटे रहो, लगे रहो, काम करते रहो, अच्छा करते रहो। आपने सबसे ज्यादा लंबे समय तक गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाली। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर से ही किया, फिर निवेश के लिए काम किया गया कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सही होना निवेश के लिए कितना जरूरी है। आपको नहीं लगता कि बहुत पहले यूपी में हो जाना चाहिए था? देखिए, पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था तो अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं सरकारों से काफ़ी क्लोजली काम किया हूँ और तत्समय के हाईएस्ट लेवल के सब लोगों से काम किया हूँ। सभी सरकारें चाहती हैं कि अच्छा काम हो, सभी सरकारें चाहती हैं कि हर व्यक्ति को, हर छात्र को, हर किसान को, हर महिला को लाभ मिले। अब प्रॉब्लम केवल हमारे अपने लोगों में है, हमारे अफसरों में है कि हम कितना उसको रिजल्ट दे सकें। तो मैं तो ऑलवेज ब्यूरोक्रेट्स को ही कहूँगा कि आप जो भी सरकार की प्रायोरिटी है वो करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, भविष्य के लिए भी कहूँगा कि जो भी सरकारें आए उनके पास इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज होती ही हैं कि अगर आप पीछे पड़ेंगे तो कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकते हैं। सीएम योगी की वर्किंग स्टाइल पर बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि फौरी निर्णय लेते हैं, समय की ज़रूरत भी होती है, लेकिन कई बार सवाल भी उठते हैं। एनकाउंटर की बात कर ली जाए, इस पे भी सवाल उठाता है विपक्ष। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग को क्लोजली काम करने का अवसर मिला है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि ही इज़ अ फुल टाइम चीफ मिनिस्टर, ही इज़ अ फुल टाइम होम मिनिस्टर। 24 घंटे वो अवेलेबल रहते हैं। अगर आप रात के 3 बजे भी कभी कॉल करें, कोई बात आप कहना चाहें, तुरंत फ़ोन उठता है। कहीं अगर वो भ्रमण पर भी हैं, अगर मंच पर बोल नहीं रहे हैं, अगर वो उतरते हैं तो जो भी डीजीपी या गृह सचिव होते हैं वो बात तुरंत कर लेते हैं। तो ये जो अवेलेबिलिटी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, अलग है, बहुत मुश्किल भी है। 24/7 है, सुबह से जो है लग जाते हैं, रात तक जो है काम करते हैं। पूरे देश में मैं नहीं जानता कि कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा होगा जो एवरीडे गृह विभाग की समीक्षा करता होगा रात में, एवरीडे। तो वो जो मेहनत करने की क्षमता है, निर्णय देने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो बहुत अनूठी है, इनफैक्ट बहुत रेयर है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी के जो तालमेल है, ब्यूरोक्रेट और इसमें मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने चूंकि पूछा, मैं बता दूं, एक चीज बहुत रेयर होती है, और हम लोग तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को जानते हैं। पॉलिटिशियंस अपना विजन देते हैं जो बिल्कुल एक हाइट से होता है। मुख्यमंत्री जी की ऐसी विजन है, किसी भी सेक्टर में। हम लोग भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पुलिसिंग में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो हाउसिंग के सेक्टर में हो, चाहे फॉरेस्टेशन में हो, चाहे वो समाज कल्याण के क्षेत्र में हो। बहुत बड़ा और अच्छा ब्रॉड विजन और जमीनी सच, ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये भी उनको जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा होगा जो जनता अदालत में खुद दरखास्त ले रहा हो। कई अफसर जो है दरखास्त लेने में पीछे हो जाते हैं तो उनको टाइट करना पड़ता है। मुख्यमंत्री खुद दरखास्त लोगों से अभी तक जनता अदालत में, जब भी लखनऊ में या गोरखपुर में जब जाते हैं तो वहाँ लेते हैं। ये बहुत रेयर है। तो ये जो जमीनी सच है उससे वो पूरी तरह से वाकिफ रहते हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो मैंने बहुत कम देखा। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच के तालमेल को लेकर बड़ी बात होती है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन कितना ज़रूरी होता है ब्यूरोक्रेसी में, और इससे क्या एफिशिएंसी भी प्रभावित होती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं इतना ही कह दूं कि जितनी स्टेबिलिटी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, यूपी की ब्यूरोक्रेसी को दी है, उतना स्टेबिलिटी तो पहले कभी नहीं थी, और उसका फ़ायदा भी मिला है। क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट स्टेबल होते हैं तो रिजल्ट्स भी आते हैं। हम लोग ज़िले में थे
तो अगर जिले में आप 6 महीने में हट जाएंगे तो 6 महीने में तो समझने में लग जाता है, लेकिन अगर आप 3 साल जिले में रहेंगे या 2 साल से ऊपर जिले में रहेंगे तो 6 महीने में समझते हैं, 1 साल में काम शुरू करते हैं और दूसरे साल में रिजल्ट भी दिखने लगता है। तो ये चीज़ जो है मुख्यमंत्री जी के समय पे हुई है कि लोगों को स्टेबिलिटी मिली है, चाहे वो IAS ऑफिसर्स में हो, चाहे वो IPS ऑफिसर्स में हो, चाहे अन्य विभागों के ऑफिसर्स में हो, चाहे इंजीनियर्स में हो, तो सब तरफ जो है स्टेबिलिटी रही है। हर गांव में, हर शहर में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां काम ना हो। जब कोई नीति बनती है तो सबसे पहले जनता का फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद जब टेबल पे आता है तो आखिरी निर्णय तो अफसर और नेताओं को ही लेना होता है। डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होता है? देखिए, आखिरी निर्णय कौन लेता है? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी ने एक दिन कहा कि सोलर पॉलिसी और CBG की पॉलिसी लेके जाए, कंप्रेस्ड बायोगैस की। होना ये चाहिए कि जब भी आप कोई ड्राफ्ट बनाएं एक्सपर्ट्स के साथ, तो उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और पब्लिक डोमेन से जो भी फीडबैक आए उसको फिर बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि हर विभाग की जो भी पॉलिसी आनी होती है, तो जब एक ड्राफ्ट बन जाता है तो उसके साथ बैठक करते हैं और खुद ही बता देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना लाना है, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, कितना बजट रखा जाएगा, किन किन लोगों को क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा। तो उसके बाद एक बार ब्रॉड आउटलाइंस पैरामीटर्स बन जाते हैं तो डिटेलिंग तो अफसरों को ही करना है, वो करते हैं और कैबिनेट से जाके अप्रूव करा देते हैं। अगला सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि तमाम जो IAS अधिकारी हैं या फिर युवा एस्पेरेंट है वो भी इसको देखेंगे। एक IAS अधिकारी जब बनता है तो उसके पास अधिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकत भी होती है, लेकिन ताकत आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है ईमानदारी का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, IAS अफसर या कोई भी अफसर हो, ईमानदार तो होना ही है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ईमानदारी इस बात की भी होनी चाहिए कि आपकी सोच की भी ईमानदारी हो, यानी आप जो चीज़ बनाएं उसमें आप कोई जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसका भाव लेकर बनाएं। ईमानदारी इस बात की भी होनी चाहिए कि आप पूरी मेहनत करें। ईमानदारी इस बात की भी होनी चाहिए कि आप पूरी टीम के साथ काम करें। ये ना हो कि आप अकेले चल रहे हैं, अपना अकेले काम देख रहे हैं और बाकी विभाग दूसरी दिशा में चल रहा है। तो ये सब भी ईमानदारी का ही पार्ट है और इन सब चीज़ों को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आपने बताया स्टार्टिंग में कि 7 से 8 जिलों के आप जिलाधिकारी रह 7 चुके जिलों में रहे। 7 जिलों के, जी। बदायूं से लेकर वाराणसी, गोरखपुर। एक IAS अधिकारी को सबसे ज्यादा चुनौती क्या आती है? देखिए, अगर IAS अफसर हैंड्स ऑन है, उसका दरवाजा खुला है, लोगों की बातों को सुन रहा है, जनप्रतिनिधियों को भी सुन रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि 80 से 90% काम जो होने हैं वो होते अगर रहेंगे तो उसकी एक बेसिक साख हो जाती है कि भाई ये अफसर मेहनती भी है और काम भी करता है। निर्णय भी लेना चाहिए, निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। और अगर जनप्रतिनिधि देखता है कि अच्छा अफसर है तो मेरे एक्सपीरियंस में तो कभी कोई दिक्कत नहीं। यूपी के विकास के लिए ब्यूरोक्रेसी कितना अहम है? सबसे बड़ा राज्य है। यूपी के विकास में यूपी की ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी है। पहली बात, यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल भी अदा किया है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में। तो यूपी में जो है बड़े बड़े जनपद हैं, जितने बड़े यहाँ पर यहाँ की तहसीलें हैं उस बराबर तो कुछ प्रदेशों के जनपद ही हैं। तो यूपी के एक एक जनपद में 30 से 40 लाख लोग हैं। कई प्रदेशों की आबादी कुल मिला के 1 करोड़ नहीं है। तो ऐसे में एक्सपीरियंस काफ़ी आता है, यूपी ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत एक्सपीरियंस आता है और उनको काम करने का जो है आइडिया भी है और शुरू से उनकी स्टार्टिंग से उनकी ट्रेनिंग भी रहती है। और इस समय जो फ्लेक्सिबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है, इस समय जो फंड्स अवेलेबल हैं, यूपी का बजट सबसे बड़ा बजट हो गया है पूरे देश में, 2 लाख करोड़ तो केवल कैपिटल का बजट है। तो फंड्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, सोच है, पॉजिटिविटी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, कहते हैं कि आपके प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हमारे काम में बाधा डाली। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई देखने भी नहीं आया, ये भी कहते हैं हम जो भी कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं, कोई देखने भी नहीं आया। ऐसा बहुत रेयर होता है। एक आखिरी सवाल है मेरा जी। एक अधिकारी के तौर पे जब आप काम करते हैं तो सरकारें बदलती रहती हैं, बहुत सारी सरकारें आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी सरकार को इस अधिकारी का काम पसंद नहीं आया। जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसको हैंडल कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, मैंने आपको फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ,
आप अच्छे कार्य अगर कर रहे हैं, आप रिजल्ट अगर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर तक लोगों को जानकारी नहीं। आज की तारीख में अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अगर अच्छे अफसर हैं तो लोग अपने आप जानते हैं कि आप अच्छे हैं, कड़क हैं, मजबूत हैं, निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में कहीं कोई दिक्कत होती नहीं। और जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, वो बहुत हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। वो जो है देखते हैं कि कैसा अफसर है, और अगर अच्छा अफसर है, मेहनती अफसर है और रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर है तो सहयोग करते हैं। चलते चलते के आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं सर। कुछ एक नाम लूंगा, एक शब्द जो आपके दिमाग में आएगा फौरी एकदम तुरंत बता कुछ देना। नाम ऐसे मत लीजिएगा जो नहीं हम सर, जवाब ना दे सकें। आप स्किप करने का ऑप्शन है, आप जिस पे जवाब ना देना आप ना दे। सीएम योगी पहला ही नाम। सीएम योगी बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत प्रभावशाली, और प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। आप उनके सलाहकार हैं, सलाह क्या देते हैं उनको? देखिए, हम लोग तो सर के साथ अन्य कार्यों में काम करते हैं, तो जो भी हमारा 1 ट्रिलियन और बाकी सब काम है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स आने हैं उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि सर को इनपुट्स दें और उसको आगे बढ़ाएं। मायावती जी के साथ मैंने काम किया है, और मुझे इस बात की मैं सामने चूंकि काम किया है, तुरंत निर्णय लेती। पीएम मोदी साहब के साथ हम लोग ने कई कार्यक्रम उनके ऑर्गेनाइज किए, उनके सामने आने का मिला है। मुझे लगता है कि देश में जो ये पूरा देश आगे बढ़ा है पिछले 10-11 साल में, ये प्रधानमंत्री जी का विजन, मेहनत और उनकी जो सोच है, अगर नहीं होती तो बहुत मुश्किल होता। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और जो विकसित भारत का जो सपना उन्होंने दिया है, ये उनकी सोच को कार्य रूप में परिणत करने की भी क्षमता उनमें है, और करके दिखाया। मालिनी मेरी पत्नी है, ज़्यादा नहीं पूछिए। अवनीश अवस्थी हम लोग जैसा कार्य करते हैं अपना करते रहेंगे, और प्रदेश के विकास में जो भी छोटा बड़ा योगदान होगा करेगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD UP।